हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडी के क्लासेस में उज्जवल स्वागत करता हूं आप लोगों का एसडी के प्राप्तिस की एक और नई क्लास में। हम अपनी इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपने जो हमारी सीरीज चल रही है 50 एमसीक्यूज की, और किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में कुछ एमसीक्यूज के जरिए उसकी जानकारी जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विच वॉर इज नोन एज द वॉर ऑफ एंड ऑफ ऑल वॉर्स। ठीक है, कौन से युद्ध को सभी युद्धों के अंत या समाप्त करने वाला युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो कौन से युद्ध को कहते हैं? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को। किसको? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को क्या कहा जाता है? वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। ठीक है, वजह जो जितना नुकसान हुआ था वर्ल्ड वॉर वन के जरिए, ठीक है, जितना भारी नुकसान हुआ था और अनप्रिडिक्टेबल था वो, उसे देखते हुए, ठीक है, फिर क्या हुआ, कंट्रीज ने युद्ध करने से थोड़े थोड़े कदम पीछे हटाने लगे। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड? ठीक है, तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल सिटी कौन सी है? तो कौन सी है? बर्न। बर्न इज द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड एंड सर्व एज द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द कंट्री। ठीक है, क्या है ये? पॉलिटिकल सेंटर भी है कंट्री का और कैपिटल भी है स्विट्जरलैंड की। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ओल्डेस्ट नोन रिटन कोड ऑफ लॉज? ठीक है, सबसे पुराने लिखे हुए लॉज, ठीक है, कौन से हैं? तो कौन से हैं? कोड ऑफ हम्मुराबी। कौन सी? कोड ऑफ हम्मुराबी। ठीक है, कौन से? कोड ऑफ हम्मुराबी, डेटिंग बैक 1754 BC in the Mesopotamia is one of the oldest law code in the world। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। कब? 1754 BC में। Who is the first सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? पहले सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के कौन थे? तो कौन थे? ट्रिगवे ली। क्या नाम था? ट्रिगवे ली from Norway was the first Secretary General of the United Nations serving from 1946 to 1952। कब से कब तक? 1946 से लेकर 1952 तक इन्होंने सर्व किया था एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who coined the term Iron Curtain to describe the division between Eastern and the Western Europe during the Cold War? कोल्ड वॉर के दौरान किसने वर्ड आयरन कर्टेन को नाम दिया था? ठीक है, जिससे क्या हुआ था? डिवीजन हुआ था ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप का, ठीक है, कोल्ड वॉर की वजह से। तो किसने दिया था? विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल वाज द मैन हु गेव द टर्म आयरन कर्टेन इन 1946 टू रेफर द आइडियोलॉजी डिवाइडेड ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। ठीक है, जो यूरोप में कोल्ड वॉर की वजह से आइडियोलॉजी बटी थी लोगों की, उसको ध्यान में रखते हुए। विच कंट्री इज द होम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम? ठीक है, कौन सी कंट्री को कोरल रीफ सिस्टम के लिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री समझा जाता है? तो किसको? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड ऑफ कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, कहां पे? क्वींसलैंड। विच एम्पायर इज नोन फॉर बिल्डिंग द माचू पिचू इन द एंडस माउंटेन? ठीक है, माचू पिचू बनाने के लिए एंडस माउंटेन में कौन से एम्पायर को जाना जाता है? तो कौन से? इंका एम्पायर। कौन सा? इनका एम्पायर इज नोन एज द बिल्डिंग ऑफ माचू पिचू, ठीक है, इन एंडस माउंटेन। और कब? 15th सेंचुरी के अंदर। Which ancient empire is known for creating the first postal system? कौन से एम्पायर को पोस्टल सिस्टम के लिए जाना जाता है कि उन्होंने सबसे पहले पोस्टल सिस्टम इस्तेमाल किया था? तो पर्शियन एम्पायर। कौन से एम्पायर को? पर्शियन एम्पायर अंडर द किंग साइरस द ग्रेट एस्टेब्लिश द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पोस्टल सिस्टम। पहला ऑर्गेनाइज्ड पोस्टल सिस्टम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, तो कौन से? पर्शियन एम्पायर ने। Who was the first female prime minister in the world? वर्ल्ड में पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थी? लेडी सिरिमावो बंदेर अनिका। ठीक है, क्या है?
भंडार नायके, ठीक है, भंडार नायके पहली थी कौन, प्राइम मिनिस्टर पूरे वर्ल्ड में 1960 में। और कहाँ की थी ये, श्रीलंका की, ठीक है, कहाँ की, श्रीलंका की 1960 में पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी। विच सिविलाइजेशन इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, ठीक है, कौन सी सिविलाइजेशन ने इन्वेंट किया है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो का, तो किसने, इंडियन सिविलाइजेशन में, ठीक है। मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्चुअलाइज जीरो एज अ नंबर, जिन्होंने जीरो को एज अ नंबर दिखाया था लोगों के सामने, बताया था। तो कौन सी सिविलाइजेशन में, इंडियन सिविलाइजेशन। हु रोट द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की बुक किसने लिखी है, तो किसने, चार्ल्स डार्विन ने, किसने, चार्ल्स डार्विन द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आज जो ह्यूमन है उनका डेवलपमेंट हुआ है। और कब लिखी थी, 1859 में, कब, 1859 में। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है, कौन से एलिमेंट्स को किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी जाना जाता है, तो किसको, सल्फ्यूरिक एसिड जाना जाता है किंग्स ऑफ केमिकल बिकॉज इट इज यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में ये यूज होता है। हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, ठीक है, जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी किसने दी थी, कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, प्रपोज द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी इन 1915, कब, 1915 में। विच रिवॉल्यूशनाइज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेविटी एंड स्पेस टाइम, जिसने क्या किया था, ग्रेविटी और स्पेस टाइम को अंडरस्टैंड करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सुएज कैनाल इन ग्लोबल ट्रेड, ठीक है, तो सुएज कैनाल है उसका क्या रोल है वर्ल्ड ट्रेड में, तो क्या है, इट कनेक्ट द मेडिटेरियन सी विद द रेड सी, ठीक है, ये कनेक्ट करती है किसको, मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ, ठीक है, जो एक ट्रेड रूट है बहुत सारी कंट्रीज के बीच में, ठीक है। ये बना था 1869 में, कब बना था, 1869 में। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिफिशियल वाटरवेज इन द वर्ल्ड लिंकिंग यूरोप टू एशिया, किससे किसको जोड़ता है, यूरोप से एशिया को जोड़ता है, बाय मेडिटेरियन टू रेड सी, ठीक है, मतलब मेडिटेरियन सी से रेड सी को ये जोड़ता है। एक बार फिर से, कब हुआ था, 1869 में बना था, ठीक है, और एक इंपोर्टेंट, यूरोप से एशिया को जोड़ता है, मेडिटेरियन सी से रेड सी को ये जोड़ता है, ठीक। Which element is essential for the production of thyroid hormones, ठीक है, तो थायराइड हार्मोन्स के लिए कौन से प्रोडक्ट एसेंशियल होते हैं, तो कौन से हैं, आयोडीन, कौन सा, आयोडीन इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स व्हिच रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते रहते हैं किसको, मेटाबॉलिज्म को, और कौन से होते हैं, एक बार फिर से आयोडीन जरूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा का सिग्निफिकेंस क्या है, इट एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ रूल्स ऑफ लॉ, ठीक है, ये क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, जिसके मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर सारे रूल्स बनाए जाते हैं। तो मैग्ना कार्टा 1215 एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल दैट एवरीवन इंक्लूड द किंग वाज सब्जेक्ट टू द लॉ, ठीक है, कि जो किंग भी है या जितने भी लोग हैं सब किसके हिसाब से चलेंगे, लॉ के हिसाब से चलेंगे, ठीक। तो कब हुआ था, 1215 में। Who discovered the structure of DNA molecules, ठीक है, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो किसने डिस्कवर किया था, तो क्या नाम था, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, क्या नाम था, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक थे दो साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, 1953 में डिस्कवर्ड द डबल हेक्सिलिस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिवोल्यूशनाइजिंग जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी, जिसने बहुत बड़ा बदलाव लाया किसमें, बायोलॉजी में और जेनेटिक्स की साइंस में, ठीक। तो नाम याद रखना दोनों के, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। आगे, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्ना कार्टा साइंड इन 1215, ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया वापस से, क्या सिग्निफिकेंस था, साइंड बाय द किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन 1215, ठीक है, इसमें क्या था कि जितने भी किंग हैं या फिर जितने भी लोग हैं सबको क्या हिसाब से चलना पड़ेगा, लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा और रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो किंग का नाम भी आ गया, किसने किया था, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन 1215 वाज लैंडमार्क डॉक्यूमेंट दैट लिमिटेड द पावर ऑफ द मोनार्ची, जो राजा की पावर को लिमिटेड करता है और गारंटी देता है
राइट्स टू सिटीजन, जितने भी सिटीजन्स हैं उनको उनके राइट्स मिलेंगे और उनको जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं वो उनके पूरे किए जाएंगे। एक बार फिर से, ठीक है। तो क्या करता है ये किंग की पावर्स को लिमिटेड करता है सबसे पहले तो, ठीक है, मोनार्ची को लिमिटेड करता है, लोगों को गारंटी देता है कि उनके जो राइट्स हैं वो लोगों को मिलेंगे। ठीक, चलते हैं। व्हाट इज द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? तो ये क्या है? इट स्टेट्स दैट द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बोथ बी मेजर्ड एग्जैक्टली एट द टाइम। ठीक है, तो एक बार फिर से ये बताता है कि कोई भी पोजीशन हो या मोमेंटम हो किसी भी पार्टिकल का, हम उसे क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते उस सेम पर्टिकुलर टाइम पे जिस टाइम पे वो चल रहा या फिर दिखाई दे रहा होता है। ठीक, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क मैटर इन कोस्मोलॉजी? ठीक है, कोस्मोलॉजी में डार्क मैटर का जो वर्ड है ये किस लिए, कौन से कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, या फिर ये वर्ड का क्या मतलब होता है? एक बार फिर से, इट इज फॉर्म ऑफ मैटर दैट डज नॉट एमिट और इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ये क्या होती है? एक फॉर्म होती है मैटर की जो क्या नहीं करती, ना तो इमिट करती ना ही इंटरेक्ट करती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ में। ठीक है, फॉर्म ऑफ मैटर दैट डज नॉट एमिट और एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट लाइट, ना तो ये एब्जॉर्ब करती लाइट को ना रिफ्लेक्ट करती, मेकिंग इट इनविजिबल, ये इसको क्या कर देते हैं? इनविजिबल बना देते हैं। इट इंटरेक्ट विद रेगुलर मैटर्स वाइज ग्रेविटी एंड इट्स दो टू मेक अप टू अराउंड 85% ऑफ यूनिवर्स टोटल मास। एक बार फिर से आसान लैंग्वेज में, ये एक ऐसा एरिया होता है, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर जिसमें क्या नहीं होती, ना तो इसमें लाइट पास होती, ठीक, ना ही इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट करती और ना ही मतलब इसमें कोई कलर होता। ठीक है, एक पूरा ब्लैक होता है और इसका 85% ये हमारे यूनिवर्स को कवर करता है। कितना? 85% ये हमारे यूनिवर्स को कवर करता है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर? हिंदी लिटरेचर के फादर किसे माना जाता है? तो कौन है? भारत नायडू हरीशचंद्र। क्या नाम है? Bharatendra Harishchandra is the regarded as the father of Hindi literature due to his pioneering work and the significant contribution to the modern Hindi literature। जो भी इन्होंने हिंदी लिटरेचर में अपना योगदान दिया है उसकी वजह से, भारतेंदु हरीशचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ छायावाद इन हिंदी? ठीक है, छायावाद का क्या सिग्निफिकेंस है हिंदी के अंदर? तो फिर से, इट एम्फसाइज्ड इमोशंस, ब्यूटी एंड नेचर। ये दिखाता है किसी के भी इमोशंस को, किसी की ब्यूटी को और किसी के नेचर को। ठीक है, तो छायावाद इज लिटरेरी मूवमेंट इन हिंदी लिटरेचर दैट इमर्ज इन द अर्ली 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में आया था, जो दिखाता है इमोशन को, ब्यूटी को, नेचर को, ठीक है, और किस तरीके से हम उनका यूज कर सकते हैं अपने साहित्य में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हिंदी नॉवल? पहली हिंदी नॉवल कौन सी थी? तो कौन सी थी? देवकी नंदन, ठीक है, खत्री ने लिखी थी, जिसका नाम था चंद्रकांता। क्या नाम था? चंद्रकांता, रिटन बाय देवकी नंदन इन 1888 का 1888 में, इज कंसाइडर्ड द फर्स्ट हिंदी नॉवल। इसको पहली हिंदी नॉवल के तौर पे देखा जाता है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ प्रेमचंद फेमस स्टोरी गोदान? जो प्रेमचंद की एक स्टोरी थी, कहानी थी गोदान, उसका क्या थीम क्या थी? तो वो थीम थी ह्यूमन सफरिंग एंड सोशल इनजस्टिस। ठीक है, लोग कैसे सफर करते हैं और उनके साथ कैसे भेदभाव होता है, इसी के बारे में मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान लिखी थी। हु रोट द फेमस पोएम मधुशाला? ठीक है, मधुशाला पोएम किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, रोट द फेमस हिंदी पोएम मधुशाला विच इज अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल फ्रीडम एंड द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो क्या है? सिंबल है कि आप कैसे फ्रीडम फील कर सकते हैं स्पिरिचुअली, और आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को। व्हाट इज काव्य शास्त्र? ठीक है, तो काव्य शास्त्र क्या है? द साइंस ऑफ राइटिंग पोएट्री। ठीक है, क्या? ऐसी साइंस जिसमें हम क्या लिखते हैं? पोएट्री लिखते हैं, क्या कहलाती है? काव्य शास्त्र कहलाती है। ठीक है,
विच पोएट इज नोन एज द नाइट एंजल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाइट एंजल कौन से पोएट को कहा जाता है इंडिया के अंदर? तो किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू इज नोन एज द नाइट एंजल ऑफ इंडिया ड्यू टू हर ब्यूटीफुल एंड लिरिक्स पोएम। ठीक है, जो उन्होंने ब्यूटीफुल और अपनी लिरिक्स पोएम लिखी है उनके लिए, स्पेशली ऑन द हिंदी कल्चर एंड फ्रीडम, हिंदी कल्चर और हिंदी फ्रीडम को लेके। क्या नाम है? सरोजिनी नायडू। Which Hindi poet is known for his contribution to the भक्ति मूवमेंट? भक्ति मूवमेंट में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए कौन से हिंदी पोएट फेमस है या जाने जाते हैं? तो सारे हैं, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई। ठीक है, तीनों ही भक्ति काल से हैं। आर ऑल रिनोन्ड पोएट्स हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन भक्ति मूवमेंट। प्रमोट किया था डिवोशन टू गॉड थ्रू देयर राइटिंग्स। ठीक है, अपने राइटिंग्स के जरिए इन्होंने अपना प्यार दिखाया था भगवान के लिए। ठीक है, कि ये कितना मानते हैं, फिर भगवान के लिए कितने प्रेरित हैं। आगे, विच इज द फर्स्ट हिंदी नॉवल रिटन बाय अ वुमेन? तो कौन सी थी? ब्रजमोहन वाइफ। क्या नाम था? ब्रजमोहन वाइफ इज द फर्स्ट हिंदी नॉवल रिटन बाय वुमेन। ठीक है, आगे, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस हिंदी नॉवल राग दरबारी? ठीक है, राग दरबारी जो एक नोवेल थी हिंदी की फेमस, उसके राइटर कौन थे? तो क्या नाम था? श्रीलाल शुक्ला। क्या नाम था? श्रीलाल शुक्ला इज द नोवेल राइटर रिटन बाय श्रीलाल शुक्ला। हाँ, जो हमारी राग दरबारी नोवेल है ये किसके द्वारा लिखी गई है? श्रीलाल शुक्ला के द्वारा। विच इज द पॉलिटिकल एंड द सोशल सिस्टम ऑफ इंडिया, जो किसको दिखाती है? पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम को इंडिया के दिखाती है कि इंडिया में पॉलिटिक्स किस तरीके से वर्क करती है और जो यहाँ के लोग हैं वो सोशली कैसे ट्रीट किए जाते हैं। When did नागालैंड became the 16th स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है, अब जो आज का हमारा जो पर्टिकुलर स्टेट है वो नागालैंड है। तो स्टार्ट करते हैं अपने नागालैंड से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो कौन से ईयर में नागालैंड बन गया था 16 स्टेट ऑफ इंडिया? तो 1963 में। कब? 1963 में ये 16th स्टेट बना था इंडिया का। ठीक है, दिसंबर 1 को। What is the capital of Nagaland? Second question. What is the capital of Nagaland is Kohima. ठीक है, which is also the second largest city in the state. ठीक है, second largest city जो नागालैंड में है वो कौन सी है? कोहिमा है, और कोहिमा कैपिटल भी है नागालैंड। What is the official language of Nagaland? तो इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड which is used in government offices and education, जो यूज की जाती है गवर्नमेंट ऑफिसेज और एजुकेशन। Which famous battle was fought in the Kohima during the World War II? वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान कोहिमा में कौन सा बैटल लड़ा गया था? तो बैटल ऑफ कोहिमा was fought in 1944 between the Japanese and the Allied force and the considered a turning point in the बर्मा कैंपेन। ठीक है, जो बर्मा कैंपेन था उसमें एक टर्निंग पॉइंट हुआ था। कौन से लड़ाई में? बैटल ऑफ कोहिमा में, जो किस किस के बीच लड़ा गया था? जापानीज आर्मी और अलाइंड फोर्सेस के बीच में लड़ा गया था 1944 के अंदर। विच इंडिजीनियस ट्राइब इज वन ऑफ द मेजर ट्राइब ऑफ नागालैंड? तो कौन सी है? अंगामी ट्राइब इज वन ऑफ द मेजर इंडिजीनियस ट्राइब ऑफ नागालैंड, प्रिमिली लिविंग इन द कोहिमा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे रहती है ज्यादातर? कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो याद रखना कौन सी है? अंगामी। नेक्स्ट, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ नागालैंड? तो कौन सा है? हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल ऑफ नागालैंड, हेल्ड एवरी दिसंबर टू सेलिब्रेट द स्टेट्स रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन। अपने स्टेट्स के कल्चर और ट्रेडिशन को दिखाने के लिए हर दिसंबर में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या नाम है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द नागालैंड? ठीक है, नागालैंड की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? माउंट जाफू। क्या नाम है? माउंट जाफू। ठीक है, इज द हाईएस्ट पीक इन नागालैंड विद एन एलिवेशन ऑफ 3048 मीटर्स। ठीक है, और कितना? 10,000 फीट। कितना? अगर फीट में देखें तो 10,000, मीटर्स में 3048 मीटर।
व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट रिलीजन ऑफ नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में ऐसा कौन सा रिलीजन है जो डोमिनेंट करता है या फिर रहते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं उस रिलीजन के लोग। तो क्रिश्चियनिटी इज द प्रीडोमिनेंट रिलीजन ऑफ नागालैंड विद द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोइंग दिस फेथ। ठीक है, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है नागालैंड की वो क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करती है। व्हाट इज द फेमस ट्रेडिशनल डांस ऑफ नागालैंड। तो कौन सा है, नागा डांस। ठीक है, याद रहेगा। नागा डांस इज द ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स शोकेसिंग द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द नागा ट्राइब। ठीक है, जो वहां की एक ट्राइब है नागा ट्राइब, उनके कल्चर को दिखाता है, उनके ट्रेडिशन को दिखाता है, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नागा डांस। विच रिवर इज कंसिडर्ड द लाइफलाइन ऑफ नागालैंड। ठीक है, तो कौन सी रिवर को लाइफलाइन बोला जाता है, दोयांग रिवर। द दोयांग रिवर इज कंसिडर्ड द लाइफलाइन ऑफ नागालैंड एट इज प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड अदर यूजेस। ठीक है, खेती करने के लिए, पानी पीने के लिए जितना भी वहां को पानी दिया जाता है, पानी आता है, वो कौन सी रिवर से आता है, दोयांग रिवर से ही मिलता है नागालैंड के लोगों को। Who was the first चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो कौन थे, हो किसे सीमा। क्या नाम था, हो किसे सीमा, जो 1963 में पहले चीफ मिनिस्टर बने थे नागालैंड के। ठीक है, विच पॉलिटिकल पार्टी इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन नागालैंड। ठीक है, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो ज्यादातर इलेक्शंस को जीतती है या बड़ी पार्टी है नागालैंड के अंदर, तो एनपीएफ, नागा पीपल्स फ्रंट। क्या नाम है, नागा पीपल्स फ्रंट इज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन नागालैंड, प्राइमरी फोकस ऑन नागा पॉलिटिकल इशूज। ठीक है, जितने भी नागालैंड में पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उन चीजों पे फोकस करते हुए ये पार्टी बनी है। नागालैंड शेयर्स इट्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, तो नागालैंड शेयर करती है अपनी बाउंड्री म्यांमार के साथ, शेयर्स इट्स ईस्टर्न बॉर्डर विद म्यांमार विच लाइज इन द ईस्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, कहां पे लाइज करता है म्यांमार, ईस्ट ऑफ द नागालैंड में लाइज करता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड इज नोन फॉर इट्स हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होता है, कोहिमा में होता है। ठीक है, अभी हमने देखा था क्वेश्चन। विच इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन नागालैंड इज सेलिब्रेटेड इन कोहिमा, द कैपिटल ऑफ स्टेट। और कोहिमा क्या भी है, कैपिटल भी है नागालैंड की और सेकंड लार्जेस्ट सिटी भी है। द नागा इंसर्जेंसी बिगेन इन विच ईयर। तो 1959 में उग्रवाद शुरू हो गया था। ठीक है, नागा का बिगेन इन 1959, लेड बाय नागा नेशनल काउंसिल एनएनसी डिमांडिंग अ सेपरेट नागा स्टेट। इसके लिए इन्हें एक अलग स्टेट चाहिए था नागालैंड के। द नागालैंड्स इकोनॉमी इज प्रिमली बेस्ड ऑन विच सेक्टर। तो किस पे बेस्ड है इनकी इकोनॉमी, ज्यादा एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ नागालैंड्स इकोनॉमी with the majority of the population depending on farming and related activities। फार्मिंग या फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज पे यहाँ की ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड करती है। What is the name of the famous world life sanctuary, wildlife sanctuary in Nagaland? तो क्या नाम है, इंतिकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी, इंतिकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द पर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड एंड इज द होम ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, अलग अलग टाइप की फ्लोरा और फोना स्पीसीज पाई जाती है यहाँ पे। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ है, इंतंकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिटी इन नागालैंड। ठीक है, तो कौन सी है, दीमापुर इज द लार्जेस्ट सिटी इन नागालैंड एंड सर्व एज एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल हब ऑफ द स्टेट। ठीक है, कमर्शियल हब स्टेट, कमर्शियल हब के नाम से भी इसे जाना जाता है या फिर माना जाता है, कहाँ का, नागालैंड का। तो याद रखना कौन सी है सबसे बड़ी सिटी, दीमापुर। नागालैंड इज नोन फॉर विच यूनिक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। तो किसके हिसाब से नामा जाता है, बम्बू हाउसेस। ठीक है, या बम्बो हाउसेस। द यूनिक बैम्बो हाउसेस आर कॉमनली फाउंड इन नागालैंड रिफ्लेक्टिंग द ट्रेडिशनल नागा आर्किटेक्चर पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। जो वहाँ के गांव ग्रामीण क्षेत्र है उन एरियाज में ज्यादा पाए जाते हैं बम्बू हाउसेस।
विच नागा ट्राइब इज नोन फॉर इट्स यूनिक हेड हंटिंग ट्रेडिशन। तो कौन सी? कोन्याक। द कोन्याक ट्राइब इज नोन फॉर इट्स हिस्टोरियल प्रैक्टिस ऑफ द हेड हंटिंग विच वॉज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड रिचुअल। उनके रिचुअल और उनके कल्चर का एक पार्ट है हेड हंटिंग। ठीक, तो जो आज के लिए जो हमारे जो क्वेश्चन है वो इतने ही है। आई होप आप लोगों को वीडियो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।